हेलो फ्रेंड्स, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये ऐसे कथन हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं अथवा पढ़े जाते हैं, इन्हें अवश्य पढ़ें। क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। कथन: विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे देखते हैं। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखीं जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। महादेवी वर्मा के बारे में है। आगे देखते हैं। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखना चाहते यह कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणय अनुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। ये जयशंकर प्रसाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भाषा की ओर अधिक था। आगे देखते हैं। जयसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल कथन: इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद से भिन्न हो गए। आगे देखते हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार की हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। आगे देखते हैं। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। आगे देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है। बैर क्रोध का चार्य मुरब्बा है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे देखते हैं। काव्यानुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। आगे देखते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। आगे देखते हैं। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। ना सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये असेसन रीजन में पूछा गया है इसी नेट में। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, करुणा सेंत का सौदा नहीं है। आगे देखते हैं। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। आगे देखते हैं। वृद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। आगे देखते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति का अलंकार उन्हीं से मानना चाहिए, जबकि और विद्वानों ने केशवदास को माना है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? तो चिंतामणि से रीतिकाल की शुरुआत और उनकी रीतिकाल को प्रारंभ माना है। आगे देखते हैं। हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। आगे देखते हैं। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है और ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, असेसन रीजन में पूछा गया है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सुर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर। आगे देखते हैं। धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। ये आगे देखते हैं हम। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। चिंतामणि के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आगे चलते हैं। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। बेनी प्रवीण के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखते हैं। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं। महाराज जसवंत सिंह के ग्रंथ भाषा भूषण के बारे में कहा है। आगे देखते हैं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये बिहारी के बारे में कहा है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। बिहारी और बिहारी सस्सई के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
आगे देखते हैं, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। बिहारी और बिहारी सस्से के बारे में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखते हैं, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। आगे, कविता उनकी श्रृंगारिक या पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी और बिहारी सस्से के बारे में, भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। मन के बारे में कहा है, इनका सच्चा कवि हृदय था। मतीराम के बारे में कहा है शुक्ल जी ने। आगे देखते हैं, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। भूषण के बारे में कहा है। आगे देखते हैं, उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रहेगी, यह बढ़ती गई। आगे देखते हैं हम, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। ये शुक्ल का कथन है भूषण के बारे में। आगे देखते हैं, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। आगे देखते हैं, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। आगे देखते हैं, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। सुखदेव मिश्र के बारे में कहा है। आगे देखते हैं हम, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। देव के बारे में कहा है। आगे देखते हैं, ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। आगे देखते हैं, कवि तत्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। आगे देखें, रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रागल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। आगे देखते हैं, श्रीपति के बारे में। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। भिखारी दास के बारे में कहा है शुक्ल जी ने। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। पद्माकर के बारे में कहा है, ऐसे सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ग्वाल कवि के बारे में कहा है। आगे देखते हैं, रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्होंने यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझा पड़ी हैं। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया, पर वहीं श्रृंगार उद्दीपन के ढंग का। आगे देखते हैं, ग्वाल कवि के देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। आगे देखते हैं, आदिकाल के संबंध में जो आचार्य शुक्ल जी ने कथन कहे हैं वो देख लेते हैं। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। आगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आगे देखते हैं, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। आगे, नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। सिद्धों की उत्कृष्ट रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों में सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी। आगे देखते हैं, वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विसल देव रासो मिलती है। इन्होंने इसे वीर गीत के रूप में माना है, जबकि ये श्रृंगारपरक रचना है। शुक्ल जी ने इसे वीर गीत बोला है। आगे देखते हैं, विसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, जिससे कि ये रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं आचार्य शुक्ल रसायन शब्द से। आगे देखते हैं, हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। आगे देखते हैं, विसल देव रासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ है 1212 है। विसल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा, यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है।
आगे देखें, विसल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। आगे, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। चंद्रवरदाई के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है, उसमें व्याकरण आदि का कोई व्यवस्था नहीं है। आगे है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। आगे, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। आगे देखते हैं, मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीर की समय तक ही समझना चाहिए। आगे देखते हैं, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। आगे देखें, इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भागवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। कुतुवन कृत मृगावती के बारे में शुक्ल का कथन है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु थे शेख मोहिद्दीन बोलते हैं, मोहिदी भी बोलते हैं कुछ लोग। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी के बारे में कहा है। आगे बढ़ते हैं, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बासुरी के बारे में कहा है। आगे देखते हैं, नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए केवल एक हिंदू मिला। आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया तो सूरदास की तरफ किया। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। श्री वल्लभाचार्य जी के लिए कहा है आचार्य शुक्ल ने। आगे देखते हैं, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। आगे देखिए, ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। रसखान के बारे में कहा है। तो देखते, इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। कृष्ण भक्तों कवियों के लिए कहा है आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। आगे देखते हैं, रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे है, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सर्वांग पूर्णता है। आगे देखते हैं, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। आगे देखते हैं, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। आगे बढ़ते हैं, हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास के लिए कहा है आचार्य शुक्ल ने। राम प्रसन्न निरंजनी के बारे में देखते हैं। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा युग वासिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा युग वासिष्ठ। भाषा युग वासिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना जा सकता है। अब आगे हम ईसा अल्लाह खां के बारे में देखते हैं। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाका। आगे देखते हैं, आरंभिक काल के चारों लेखकों में ईशा की भाषा सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती है। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भाड़ घोड़ा उतारते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य शुक्ल ने ईशा अल्लाह खां के बारे में कहा है। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में देखते हैं। असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देखते हैं। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के सहचार्य में ले आए। प्रेमघन के बारे में देखते हैं। प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ
पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। प्रेमधन के बारे में आगे विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। शुक्ल का कथन है अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ते हैं। वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। और ऊपर वाला कथन देख लेते हैं। हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कहा है शुक्ल जी ने। आगे देखते प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। आगे देखते अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में। आगे श्रीयुक्त पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। उपन्यासकारों के बारे में आचार्य रामचंद्र का कथन देख लेते हैं। आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया है वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। बाबू देवकीनंदन खत्री के बारे में आचार्य शुक्ल के कथन पढ़ लेते हैं। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य कोटि में नहीं आते। आगे देखते उन्होंने साहित्य की हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में पढ़ लेते हैं। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं जिनकी रचनाएं साहित्य की कोटि में आती हैं। आगे देख लेते हैं। साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। हिंदी की पहली मौलिक कहानी साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। हिंदी की मौलिक कहानी आगे देखते हैं। यदि इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर धुलाई वाली का नंबर आता है। इसके आगे के कथन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।